नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज यहाँ पर बात कर रहे हैं द स्टोरी ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर बात की जा रही है साइंस और स्पिरिचुअलिटी की। तो ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर दोनों को जो ये मार्ग है ना, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर सच्चाई की ओर जो है हमें लेकर जाते हैं, साइंस और स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर हम कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम दोनों फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों फील्ड जो है हमें कोई ना कोई गुत्थी जो है सुलझाने के हमें मदद करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो चाहे वो साइंस हो। तो सही बात है। आप विज्ञान को देखिए। एक एक इंसान होता है जो हम जिसको बोलते हैं विज्ञानी, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी। ओके, मतलब जिसको यहाँ पर ब्रह्म का ज्ञान है, दूसरा है जिसको यहाँ पर विज्ञान का ज्ञान है। तो यहाँ पर जो विज्ञानी होता है वो क्या करता है, वो पदार्थ की खोज में पूरी जिंदगी लगा देता है, किसी मटेरियल की खोज में पूरी जिंदगी लगा देता है। और दूसरी ओर जो यहाँ पर जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है, वो पूरी जिंदगी उसकी जो है ना परमात्मा की रमज को समझने में लगती है कि उनकी रमज क्या है। एक पदार्थ के राज को जानने की कोशिश कर रहा है, एक परमात्मा की रमज को जानने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पर दोनों फील्ड्स में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो दोनों फील्ड्स में यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि अ, बहुत से अगर हम मैं रास्ते में देखूँ तो यहाँ पर एक जैसे ही है दोनों, सेम जैसे ही दोनों लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कर रहे हैं दोनों फील्ड्स के लिए कि अगर आप इनमें और एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना इन फील्ड्स को, तो अगर आप अ, किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ढूंढना चाहते हैं या फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए जो आप कर सको। अगर आप क्वेश्चंस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, तभी जो है आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तभी जो है आपको सही रास्ता मिलेगा, तभी जो है आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपकी कैपेसिटी है कि आप अपनी ही जो आपकी धारणाएं हैं, मन की जो धारणाएं हैं, उनसे ऊपर जाएं और आप क्वेश्चन करें, चैलेंज करें और आंसर ढूंढें। तो यहाँ पर अगर आप बात बोलो ज्ञान की और समझदारी की, सूझवानी की, तो यहाँ पर ये किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर आपने आंसर दे दिया तो आप कहने कि आपको ज्ञान आ जाएगा, आपको यहाँ पर समझदारी आ जाएगी, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पर ये अगर आप किसी भी चीज़ का सही आंसर लेना चाहते हैं तो आपको एक प्रोसेस से जो है आपको गुजरना होगा। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछने होंगे, तो आपकी गोद में ही आंसर आ जाएगा उसका। अगर आप क्वेश्चन एक ही टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस की आप भंडार बना लेते हो ना, कि क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो, तो उसका आंसर आपके अंदर जहन में बस जाएगा वो। तो बिल्कुल ये जैसे आप क्लासरूम में बैठते हो, चाहे आप लास्ट डेस्क पे बैठे हो चाहे आप फर्स्ट डेस्क पे बैठे हो, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आपकी कंसंट्रेशन क्या है जब क्लास में लेक्चर चल रहा है, क्लास में कोई टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है। तो क्लास में अगर टीचर टॉपिक कोई पढ़ा रहा है, तो अगर आप टॉपिक को ध्यान से सुन रहे हैं तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपने सुना ही नहीं सही से तो आप क्वेश्चन क्या करोगे। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर क्वेश्चन के भी आप यहाँ पर चॉइसेस निकालिए एक टॉपिक के प्रति कि कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन कौन से एरियाज में आप इसी एक ही टॉपिक में कौन कौन से एरियाज में आप क्वेश्चन डाल सकते हो। तो आपके किए हुए क्वेश्चन से हो सकता है कि आपकी क्लास को भी फायदा हो जाए, आपकी क्लास भी याद रखेगी कि हाँ भी ये फलाना क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर ये आंसर इसका आया था। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी ट्रू स्ट्रेट लाइन नहीं है, ओके, ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप हो सकता है कि मुझसे आप डिसएग्री करो। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन क्या होता है, देखिए, ये एक तरह का कंसेप्ट है जो यहाँ पर सिखाया जाता है हर एक बच्चे को क्लासरूम में, कि यहाँ पर आप अगर किसी चीज़ को हमने समझाना है तो उसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी को कोई रास्ता ही दिखाना है, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर हमने शो करना है कि सिटी ए की दूरी जो है सिटी बी से यहाँ पर इतनी दूर दूर पर ही वो सिटी बी रहती है। ओके, तो यहाँ पर हम लाइन लगा देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक कंसेप्ट समझाने का एक तरीका होता है। इसका एक्चुअल में मतलब ये नहीं है कि सिटी ए की दूरी सेम वैसे ही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही जाएगी वो, ओके, सिटी बी तक। तो यहाँ पर एक सिर्फ एक कंसेप्ट होता है कि बच्चे को अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसा ही ले लेते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं करते हम कि यहाँ पर सच में ऐसा ही है या फिर कोई और यहाँ पर तरीका है। सच में ऐसे ही यहाँ पर डिस्टेंस आता है एक शहर से दूसरे शहर तक, क्या वहाँ पर कोई घुमाव नहीं आते।
ओके, तो यहाँ पर ये इस सिचुएशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये एक तरह का हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट होता है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं यूनिवर्स की। तो यहाँ पर यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में बहुत सारे स्फीयर्स हैं, बहुत सारे गोले हैं जो यहाँ पर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर उन वो भी स्फीयर में है। ओके, तो कर्व है उनकी अलग अलग। तो यहाँ पर अगर कोई भी हम यहाँ पर लाइन लगाते हैं, ओके, किसी भी दो स्फीयर्स के बीच में, किसी दो पॉइंट को आपस में मैच करने के लिए, वो सिर्फ समझाने के लिए होगा। ओके, वो अगर हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो सिर्फ समझाने के लिए होगा, लेकिन एक्चुअल में वहां पर कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ओके, तो यहाँ पर वैसे ही जैसे दूसरी यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं लेजर की, तो वहां भी हमें लगता है कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक्चुअल में वो भी स्ट्रेट नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का जो कंसेप्ट होता है सिर्फ हमारी कन्वीनियंस के लिए होता है, हमें समझाने के लिए। तो वैसे ही जो साइंस है, स्पिरिचुअलिटी है, ये यहाँ पर अगर हम काम करते हैं तो हमें कंसेप्ट के ऊपर काम करना होता है। ओके, तो हमें यहाँ पर कंसेप्ट को समझना है, तभी हम जो है अच्छे तरीके से लर्निंग कर पाएंगे, चाहे साइंस हो चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो। तो साइंस का काफ़ी स्कोप है। ओके, तो यहाँ पर पेरेंट्स भी काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं कि साइंस के सब्जेक्ट्स में जो बच्चा है वो स्ट्रांग हो। तो यहाँ पर साइंस के भी हमें कंसेप्ट को समझना है, तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी का भी हमें कंसेप्ट को ही समझना है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से हम गेन करेंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर हमें कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, ना कि जो यहाँ पर पहले से सच्चाइयाँ लिख दी हुई हैं उनको। जैसे न्यूटन के 3 लॉ है, यहाँ पर 3 सच्चाइयाँ लिख देते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, पता है सबको। अभी उसके कंसेप्ट को समझना है। ओके, वो जरूरी है कि डेली लाइफ में अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो कहाँ पर ये यूजफुल होगा। तो इस तरीके से हमने नॉलेज गेन करनी है, इस तरीके से लर्निंग करनी है। तो यहाँ पर लास्ट में यही बात कह रहे हैं कि आखिर में यही बात है कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है आफ्टर ऑल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट को समझना है, आपको क्वेश्चनिंग करनी है, तभी आपको सही आंसर मिलेंगे, तभी आप जो है अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाओगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं बैड लोन्स के बारे में, एनपीएस के बारे में। और यहाँ पर यस बैंक एक नया मॉडल लेकर आया है कि कैसे जो अपना बैड लोन है उसको वो कम कर सके, खत्म कर सके, एनपीएस को खत्म कर सके। तो इसी मॉडल को यहाँ पर कहा गया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो सरकारी बैंक हैं यहाँ पर, जो भारत सरकार के अधीन काम करते हैं, तो वो भी यहाँ से कुछ सीख सकते हैं, इस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। और जो इनके पास बैड लोन्स का भंडार बड़ा पड़ा है उसको वो खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात करते हैं कि बैड लोन क्या होता है या एनपीए क्या होता है। देखिए, बैड लोन का मतलब होता है अगर किसी बैंक ने किसी भी एंटाइटी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी पर्सन को यहाँ पर लोन दिया है और वो लोन समय से वापस नहीं आया, ना ही उसकी इंटरेस्ट की अब किस्तें आ रही हैं। ओके, तो ऐसे सभी लोन्स जो है उनको बैड लोन घोषित कर दिया जाता है कुछ समय बाद। तो वैसे ही अगर बात करें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो इनके पास काफ़ी रुपया है जो यहाँ पर बैड लोन जो है घोषित हो चुका है। जो पैसा इन्होंने वापस दिया था कर्जे के रूप में वो वापस नहीं आ पाया, और जो कोलेटरल भी रखा था उसके किसी भी पैसे के लोन के फलस्वरूप जो यहाँ पर कोलेटरल रखा जाता है, जो एसेट्स रखे जाते हैं, उनकी भी वैल्यू वो नहीं बाद में मिलती नीलामी में, जितनी यहाँ पर एक्चुअल पैसा ऑलरेडी दे दिया होता है उन्होंने लोन के रूप में। जिसकी वजह से बैंक जो है ना वो घाटे की ओर चल पड़ता है, बैड लोन बन जाते हैं, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं। मतलब वो एसेट्स ऐसे हो जाते हैं जिनसे किसी तरह का भी रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो इसीलिए हम इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देते हैं। तो यहाँ पर यस बैंक, ये भी अगर लॉकडाउन की बात करें तो इसकी भी कंडीशन यही हो चुकी थी, ये भी दिवालिया हो चुके था। तो इसके भी जो जितने एसेट्स थे यहाँ पर वो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुके थे। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि लिक्विडिटी पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो चुकी थी यस बैंक में। अगर कोई कस्टमर यहाँ पर अपने ही पैसे निकालने गया था तो जितनी वो लिमिट मांग रहा था उससे आधे से भी कम पैसे जो थे यस बैंक जो था प्रोवाइड कर रहा था अपने कस्टमर को, क्योंकि लिक्विडिटी खत्म हो गई। उसका खत्म होने का कारण यही है कि लोन के रूप में पैसा ज़्यादा दे दिया, वो पैसा वापस आया नहीं, और जो पैसा ही वापस नहीं आया तो लिक्विडिटी तो खत्म होगी पैसे की। तो तभी जब कस्टमर अपना पैसा लेने जाएगा तो उसको उतना पैसा मिल ही नहीं रहा। तो ये सिचुएशन बन गई थी लॉकडाउन में। तो यहाँ पर अभी जो यस बैंक है ये एक नया आइडिया लेकर आया है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर अपने जो बैड लोन है उनको बेच देगा, जो यहाँ पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है उनको।
जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, यहाँ पर बेसिकली मेजॉरिटी ऑन होती है। कहने का मतलब इसके कोई एक मालिक नहीं होता, बहुत सारे मालिक यहाँ पर मिलकर जो है इकट्ठे होकर एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाते हैं। तो एसेट का मतलब है वही पैसा जो गया, ओके, तो यहाँ पर उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करके दोबारा से उस पैसे को रिकवर करते हैं ये, ओके। जो भी यहाँ पर बैंक के द्वारा पैसा यहाँ पर बैड लोन के जरिए पैसा जो बैंक खो चुका है तो उसको रिकवर करते हैं ये। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं यहाँ पर यस बैंक वाले, यहाँ पर जो उनके बैड लोन्स हैं उनको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को यहाँ पर बेचने का यहाँ पर डिसीजन लिया है विद प्राइवेट इक्विटी एज को ऑनर्स, ओके। तो यहाँ पर उनको एज ए को ऑनर बना के, ओके, जो प्राइवेट इक्विटी उनकी है, जो पैसा है, लिक्विडिटी है, उसको उनको एज ए को ऑनर बना के यहाँ पर जो है बैड लोन बेचा जाएगा। तो आने वाले समय में फिर ये कंपनीज क्या करेंगी, उसी बैड लोन को जहां जहां से भी ये लोन जो बैड लोन घोषित हुआ है, जहां जहां से भी पैसा रिकवर नहीं हुआ तो वहां से दोबारा से एसेट को ये रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर अगर नीलामी भी करनी होगी तो उसको भी यहाँ पर बहुत तरीके से करेंगे कि जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट ज्यादा हो चुके, ओके। तो यहाँ पर देखो, अगर धीरे धीरे करके अगर ऐसे ही सारा बैड लोन अगर उसकी सेल हो जाती है तो इससे क्या होगा कि जो बैंक है ना दोबारा से वो रिकवर करना शुरू कर देगा, जो भी उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट था वो धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जितना भी बर्डन था किसी बैंक के ऊपर वो यहाँ पर खत्म होगा धीरे धीरे। जब दोबारा से बैंक अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आएगा, दोबारा से यहाँ पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा, दोबारा से डिपॉजिट लेने शुरू करेगा कस्टमर से, तो दोबारा से अपने प्रॉफिट में जो है ना वो आ सकता है बैंक। और जो गलतियां पीछे हो चुकी हैं वो गलतियों को अगर सुधारेगा तो वो दोबारा से प्रॉफिट में रहेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरह से रोल मॉडल के रूप में ये जो है आगे बनकर आ सकता है यस बैंक। किनके लिए, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो सरकारी बैंक है। तो यहाँ पर जो सरकारी बैंक है ना वहां पर तो बहुत ही बुरी हालत है। तो वहां पर इतनी बुरी हालत है इसीलिए जो सरकारी बैंक है, एक सरकारी बैंक को दूसरे सरकारी बैंकों में मर्ज किया जा रहा है लगातार। तो उनको मर्ज करने का यहाँ पर मुद्दा यही है कि जो छोटे सरकारी बैंक हैं वो कहीं दिवालिया ना हो जाए, उनकी लिक्विडिटी खत्म ना हो जाए, तो इससे पहले ही उनको बड़े सरकारी बैंकों में मर्ज कर दिया जा रहा है। तो भारत सरकार अभी मर्ज कर रही है, लेकिन मर्जिंग का जो कंसेप्ट है ये बाद में आया था। लेकिन उससे पहले क्या था, भारत सरकार खुद से जो लोगों की जो टैक्स पे मनी है उसी को यहाँ पर बैंकों को दे रही थी, प्रोवाइड कर देती थी कि आपके जो एनपीएस है, जितना भी आपको यहाँ पर एनपीए है 2.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ वो सरकार देगी। फिर भी बात नहीं बनती थी, ओके। फिर भी एनपीएस का ढेर इतना ज्यादा था कि 2.5-3 लाख करोड़ से कोई बात नहीं बन रही थी। तो इसीलिए सरकार यहाँ पर मर्जिंग करनी शुरू कर दी सरकार ने। अगर ये मर्जिंग भी आगे फेल होती है तो फिर सरकारी बैंकिंग सिस्टम फेल होगा और इनको दोबारा से हो सकता है कि प्राइवेटाइज किया जाए और प्राइवेट हाथों में इनको सौंप दिया जाए। तो भारत सरकार भी अभी जो है जितने हमारे सरकारी कमर्शियल बैंक हैं, भारत सरकार चाह रही है कि आने वाले समय में सिर्फ 5 ही सरकारी बैंक रहें, ओके। तो बाकी के सभी को जो है यहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा बड़े बैंकों में। तो देखो, इकोनॉमी को अगर रिवाइवल करना है ना तो यहाँ पर जो बैंकिंग सिस्टम है उसको सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक यहाँ पर लैंडिंग करता है, पैसा ब्याज पे देता है, तो तभी जो है जिसने लोन लिया है फिर आगे इन्वेस्टमेंट करता है, फिर नया कैपिटल फॉर्म होता है, जब कोई मशीनरी लग रही है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है तो वो इकोनॉमी को कुछ ना कुछ देगा, इकोनॉमी जो है आगे बढ़ेगी इस तरीके से। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो चुकी है, ये सिस्टम जो पूरी तरह से यहाँ पर टूट चुका है, तो उसको यहाँ पर इंटरवीन करना होगा और तभी जो है हमें यहाँ पर इकोनॉमिक रिवाइवल जो है देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर जो पीएसबीज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो इनको यहाँ पर इकट्ठे होकर आगे आना चाहिए। जो एआरसीज हैं इनको यहाँ पर स्पॉन्सर करना चाहिए। तो यस बैंक क्या कर रहा है, इनको यहाँ पर को ऑनर्स बना रहा है। जो यहाँ पर एआरसीज हैं, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, इनको यहाँ पर को ऑनर बना के इनको यहाँ पर वो सेल कर रहा है जो बैड लोन्स की, कि आपकी जिम्मेदारी है बैड लोन्स को आप संभालो, ओके। तो यहाँ पर खुद जो है यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है। तो वैसे ही पब्लिक सेक्टर बैंक से इनके पास भी बहुत सारा ढेरों सारा इनके पास एनपीए इकट्ठा हुआ है। तो ये भी जो है यहाँ पर एआरसीज को स्पॉन्सर करके जो है अपने आप का जो यह बर्डन है इसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेंस बनता है कि यहाँ पर अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो उनको अगर बैड लोन्स को हमने खत्म करना है किसी रेजोल्यूशन को लेकर, किसी रिफॉर्म को लेकर, तो उसमें बहुत समय लगेगा। तो वहां पर समय यहाँ पर खराब करने की बजाय आपको यहाँ पर चाहिए कि आप दूसरा तरीका भी अपनाएं, जैसे यहाँ पर यस बैंक आइडिया लेकर आ रहा है।
तो यहाँ पर जितने भी तरह के बैड लोन्स हैं उनको यहाँ पर ख़त्म किया जा सकता है आने वाले समय में। जो भी यहाँ पर जो एसेट्स बैंक्स के पास हैं बैड लोन्स के प्रति, तो उनको यहाँ पर सही तरीके से आने वाले समय में यूटिलाइज किया जा सकता है, सही तरीके से इनकी नीलामी हो सकती है, जिसकी वजह से बैंकों को भी यहाँ पर सही जो है आने वाले समय में जो नुकसान हो रहा है वो यहाँ पर ख़त्म हो। तो आगे यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं तो उनकी जो कलेक्टिव ऑनरशिप है, जो यहाँ पर बहुमल्कियत है इनकी, तो ये बैंकों को यहाँ पर इंश्योर करेगी कि जो भी यहाँ पर उनके एसेट्स का रेजोल्यूशन होगा, तो यहाँ पर जो भी बैड लोन यहाँ पर हो चुका है उससे आने वाले समय में प्रॉफिट जो है गेन हो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पर यही इनकी जिम्मेदारी रहती है, यही ये चीज़ इंश्योर करके ये चलते हैं। तो यहाँ पर आने वाले समय में अगर हम बात करें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की, तो यहाँ पर ये बैंकों को ना एक तरह से मदद करेंगे, सहायता प्रोवाइड करेंगे कि बैंक क्या करते हैं कि अपने एनपीएस को यहाँ पर डिस्काउंट में बेचना शुरू कर देते हैं, जो भी इनका एसेट्स होता है। ओके, तो यहाँ पर उससे जो यहाँ पर बैंकों को लॉस होता है उससे भी बचेंगे ये। तो यहाँ पर बैंकर्स का ये भी फियर होता है कि यहाँ पर कि जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं कि जो उनके जो बैड लोन्स हो उनको यहाँ पर सस्ता यहाँ पर ना बेच दे। ओके, तो यहाँ पर ये भी डर जो यहाँ पर रहता है, तो इस डर को भी यहाँ पर जो है खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर इस डर को खत्म करना है तो इसके लिए यहाँ पर एक अच्छी वैल्यूएशन चाहिए कि सही मायने में जो भी बैड लोन है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या निकलती है मार्केट के हिसाब से। तो यहाँ पर उसको रिव्यू करने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए जो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर डिटेल में चेकिंग करे कि बैड लोन की एक्चुअल वैल्यू क्या निकलती है। तो यहाँ पर कुछ लंबा ऑपरेशन ये चल सकता है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन करनी हो ना, तो अगर बैड लोन काफ़ी बड़ा है 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, तो उसकी वैल्यूएशन करने में फिर समय भी लगता है। यहाँ पर एक एग्जांपल आगे ली गई कि यहाँ पर ऐसा सब कुछ हो चुका है यूएस में 1988 में, जो कि जब यहाँ पर फर्स्ट बैड बैंक एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो यहाँ पर उसको दोबारा से रिवाइवल उसका हुआ था बहुत अच्छे तरीके से, और वो सक्सेसफुल रहा था। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मेलन बैंक ऑफ पिट्सबर्ग, तो यहाँ पर उन्होंने एक और बैंक यहाँ पर स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था ग्रांट स्ट्रीट नेशनल बैंक। तो यहाँ पर उसको यहाँ पर कहा गया कि वो बैड लोन्स खरीदे और जो है इसका जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करे। तो यहाँ पर हायर किया गया था एक इंडिपेंडेंट बॉडी को जिसका यहाँ पर नाम था आर्थर एंडरसन एंड कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर इनको कहा गया था कि जो भी हमने यहाँ पर बैड लोन सेल करना है ग्रांट स्ट्रीट बैंक को, उसका आप जो है ना वैल्यूएशन लगाओ, तो उसका जो प्राइस है वो आप लगाओ कि क्या बनता है। तो इसका जो प्राइस यहाँ पर रिव्यू किया गया था वो किया गया था केनेथ लेवेंथल एंड कॉर्पोरेशन के द्वारा। और आर्टिकल के आखिर में यही बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ओवरसाइट कमेटी होगी यहाँ पर जो भी बैंकर्स को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करे, तो यहाँ पर जो भी डिसीजन यहाँ पर लिए जाते हैं बैंकर्स के द्वारा, तो उनको यहाँ पर देखने के लिए कि अब सही भी है या नहीं, क्या जो बैड लोन्स हैं उनको ऐसे ही तो नहीं बेचा जा रहा किसी की यहाँ पर मिली भुगत से, यहाँ पर जिसकी वजह से बैंकों को और नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर इंडियन बैंक जो है यहाँ पर इनको जल्दी यहाँ पर एक्ट करना होगा, अपने जितने भी बैड लोन्स हैं उनको अनबर्डन करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर वो ARCs को यहाँ पर अपने बैड लोन जो है वो बेच सकते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर दूसरी बात ये भी कर रहे हैं कि जो बॉन्ड मार्केट है, तो यहाँ पर इसको भी हमें सही करना है, ये भी यहाँ पर इंश्योर करेगी कि जो भी यहाँ पर बड़े और लंबे समय के जो प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं, तो यहाँ पर उनको भी फंडिंग जो है ना, फाइनेंस जो है वो समय सहते जो है मिलता रहे, ताकि कि प्रोजेक्ट्स में डिले ना आए और प्रोजेक्ट्स की जो टोटल कॉस्ट है ना वो ना इंक्रीज हो आने वाले समय में। तो यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल बेसिकली यही एक आइडिया लेकर आया है कि कैसे जो ARCs हैं उनको यहाँ पर को ऑनर बना के जो है अपना जो बैड लोन है उसको बेच दिया, और धीरे धीरे जो है जिस बैंक के पास ज़्यादा बैड लोन है धीरे धीरे वो रिकवर करे, दोबारा से यहाँ पर डिपॉजिट आने उसके बाद शुरू हो, दोबारा से वो लैंडिंग के लिए पैसे दे और सही तरीके से काम करे, जो गलतियाँ पहले हो चुकी थी उसको दोबारा यहाँ पर ना दोहराए, और बैंक जो है ना दोबारा से रीसाउंड होकर जो है वापस निकले। तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं रिकॉन्फ़िगरिंग पे सीज एंड डिजिस्ट। तो कहने का मतलब अभी जो नया कोड ऑन वेजेस आया है, ओके, न्यू कोड ऑन वेजेस, तो इसके हिसाब से अब चेंजेस करने जा रहे हैं सैलरीज का जो स्ट्रक्चर है, कैसे सैलरीज को फिक्स किया जाएगा और कैसे जो प्रोविडेंट फंड है उसको फिक्स किया जाएगा, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो प्रोविडेंट फंड है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे अब जो है उसको निकाला जाएगा। तो यहाँ पर इन सब में जो है चेंज जो है आने वाले समय में लाया जाएगा। जो अभी
न्यू कोड आया है उन वेजेस के ऊपर। तो यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहे हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप ख़त्म करो, जैसे चलता आ रहा था उसको वैसे ही चलने दो। तो यहाँ पर देखो, अगर बात करें प्रोविडेंट फंड की, तो यहाँ पर ये ऐसा फंड होता है बेसिकली, जैसे कोई भी एम्प्लॉय है, ओके, यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय उसकी जितनी भी सैलरी है, सैलरी का सपोज करो 10% जो है वो यहाँ पर अपने इस फंड में जमा करवाएगा। तो उतना ही जितना पैसा यहाँ पर एक एम्प्लॉय अपने फंड में जमा करवा रहे हैं ना, तो उतना ही पैसा 10% ही उसकी सैलरी का, जो उसकी कंपनी का एम्प्लॉयर है, कहने का मतलब जिसने उसको नौकरी पे रखा है, वो मालिक भी 10% उसकी सैलरी का उसी के प्रोविडेंट फंड में डालेगा, जिसकी वजह से एक अलग से सेविंग जो है ना उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की होती जाएगी एक साइड पे। तो यहाँ पर ये सेविंग काफ़ी अच्छी सेविंग रहती है। तो यहाँ पर इसको जब चाहे वो यहाँ पर इस प्रोविडेंट फंड से जो है निकाल सकता है। तो यहाँ पर एक प्रोविडेंट फंड की एक अलग से आईडी बनती है, ओके, जहाँ पर जो हमारा ईपीएफओ है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके तहत अलग से आईडी बनती है जहाँ पर एम्प्लॉयज जो है यहाँ पर अपने जो पैसे होते हैं उनको अलग से रखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये पैसा वही होता है जिसको अगर जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब भी इसको यहाँ पर एज ए पेंशन यूज़ कर सकता है, वैसे भी इसको पहले भी अगर यूज़ करना चाहे तो कर सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर प्रोविडेंट फंड की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है सैलरी के हिसाब से। तो यहाँ पर बात करने जा रहे जो बेसिक सैलरी है, इसमें जो डियरनेस अलाउंस है उसको भी हम इंक्लूड करके अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, ओके, तो यहाँ पर टीए डीए वगैरह भी यहाँ पर डाल दिया जाता है बेसिक सैलरीज में। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की, तो वहाँ पर सिर्फ एक बेसिक सैलरी होती है, इसके अलावा और कोई भी डियरनेस अलाउंस वगैरह उसको जो है एडिशनल नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि जो बेसिक सैलरी अभी होगी वो जितनी टोटल सैलरी बनती होगी उसका 50% होगा आने वाले समय में। तो कहने का मतलब अगर बेसिक सैलरी टोटल सैलरी की 50% मिलेगी आने वाले समय में, तो बाकी का जो पैसा है वो सेविंग में चला जाएगा, जो प्रोविडेंट फंड है उसी में चला जाएगा सीधे सीधे। तो इससे क्या होगा, देखो आने वाले समय में जो सेविंग है वो बढ़ गई, सेविंग राइज हो जाएगी, लेकिन जो डिस्पोजेबल इनकम है किसी इंसान की वो खत्म हो जाएगी, वो श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी। तो डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो इनकम किसी भी इंसान के हाथ में आती है जब भी सभी प्रकार के जो टैक्सेस उसकी इनकम से निकाल दिए जाते हैं, फिर बाद में जो रकम बचती है। तो अभी वो बाद में जो रकम बच रही है उसमें से भी काफ़ी रकम जो है ऑलरेडी ईपीएफ में यहाँ पर डालने की कोशिश की जा रही है प्रोविडेंट फंड में, कि सेविंग हो जाए। तो ऐसे अगर सेविंग करनी शुरू कर देंगे तो यहाँ पर इंसान के हाथ में पैसा कम रह जाएगा। अगर पैसा कम रह गया तो फिर वो जो बाहर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कंजप्शन करना चाहता है किसी गुड्स की, तो वो भी कम हो जाएगी। तो जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो यही कि डिमांड कम हो जाएगी, लोग खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि पैसा कम है जेब में। पैसा अगर जेब में कम हो गया तो सामान बाहर का खरीदेंगे नहीं, कंजप्शन कम हो जाएगी, तो दोबारा से जो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की चेन है ये गड़बड़ा जाएगी। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है ना उसको बुरी तरीका से यहाँ पर झटका लगेगा, लोग सामान नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है कि ये जो ख्याली दिमागी जो पुलाव यहाँ पर बनाए जा रहे हैं कि सैलरीज के ऊपर, कि सैलरीज को यहाँ पर दोबारा से हम जो है फिक्स करेंगे, तो यहाँ पर एक कैप जरूर बताएं, कि मतलब ऐसा ना हो कि आपने कोई कैप ही नहीं बताया कि कितनी सैलरी के ऊपर से आप ये कंडीशंस लगाओगे। ओके, जैसे सपोज करो किसी की सैलरी 10,000 है, क्या आप उसके ऊपर भी लगा दोगे, या जिसकी सैलरी 50,000 आप सिर्फ उसके ऊपर ही लगाओगे। तो ये आपको डिटरमाइन करना जरूरी है इस कोड बिल के तहत, कि पता चले कि कितनी सैलरी तक जो है आप ऐसी कंडीशंस लगा रहे हो। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर बात करें एम्प्लॉयर्स की, तो बड़े पैमाने पर बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉयर्स आते हैं, तो ज़्यादातर नौकरियाँ प्राइवेट होल्डर्स ही प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पर वो जितना भी उनको कॉस्ट टू कंपनी यहाँ पर खर्चा आता है किसी एक एम्प्लॉय के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई भी यहाँ पर बढ़ोतरी करने को राजी नहीं है कोई भी एम्प्लॉयर, क्योंकि लॉकडाउन के चलते वैसे हालात ख़राब थे, उनको वर्कर्स मिल नहीं रहे हैं, ओवर टाइम जो है एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पर, सैलरीज उनकी है नहीं। तो यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा कि मेरा जो पहले से ही जो सिचुएशन ख़राब है उसको मैं और ख़राब करूँ, ऐसे ही मैं अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर अगर उनकी सैलरी बढ़ा दूँ। जैसे भी यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि जो है आपको जो सैलरी का जो नया स्ट्रक्चर जो है उसको आप फॉलो करो, तो यहाँ पर कोई भी इसको फॉलो करके यहाँ पर नहीं चलेगा पर्टिकुलर वे में। तो यहाँ पर जो कॉस्ट टू कंपनी जो रेशो रहेगी किसी भी एम्प्लॉय की, ये सेम ही रहेगी जैसे पहले चली आ रही थी। तो यहाँ पर जिसकी यहाँ पर बेसिक इनकम हाई है, तो यहाँ पर उसकी कभी भी हाई डिडक्शंस नहीं होती हैं। तो जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ में, वो हमेशा यहाँ पर मोस्टली होता है जो यहाँ पर
स्मॉल प्लेयर्स होते हैं, जो स्मॉल जिनकी इनकम कम होती है, तो वहाँ पर ही ज़्यादा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं। जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है तो अक्सर उनकी प्राइवेट क्षेत्र में जो है ना कंट्रीब्यूशन बहुत कम अदारे होते हैं जो करते हैं। मोस्टली अगर ज़्यादातर जो होती है वो उनकी होती है जिनकी सैलरीज कम होती हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि एम्प्लॉयर्स को पैसे कम देने पड़ते हैं। तो एम्प्लॉयर हमेशा हर जगह अपनी सोच कर ही चलता है, तो उन्हीं का यहाँ पर ईपीएफओ अकाउंट बनाया जाता है यहाँ पर उसकी कंपनी के द्वारा, जिनकी सैलरी कम है। क्योंकि सैलरी कम है, अगर सैलरी का 10% अगर कोई एम्प्लॉय डाल रहा है अपने फंड में, तो उसका 10% एम्प्लॉयर भी डाल देगा, तो उसको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर जिसकी सैलरी ही ज़्यादा है तो यहाँ पर वहाँ पर अगर ये काम प्राइवेट में अगर एम्प्लॉयर करना शुरू कर दे तो उसको नुकसान ज़्यादा होता है। तो ऐसी प्रैक्टिस बहुत कम है जिनकी हाई सैलरी होती है। और आगे यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी होती है कि जितनी उनके पास डिस्पोजेबल इनकम आती है टैक्सेस को काट कर, तो यहाँ पर उसको बाद में वो स्पेंड करते हैं, कंजप्शन करते हैं अलग अलग चीज़ों की। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं कि हमने एक महीने में कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कौन कौन चीज़ हमने खरीदनी है, कौन कौन चीज़ के हमें बिल देने हैं। तो ये सब चीज़ें उनको एक प्लान करके ऑलरेडी वो रखते हैं। तो वो उनका आप तो एक बार तो प्लान भी आप चौपट कर दोगे अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करते हो सैलरी स्ट्रक्चर में। तो इन्वेस्टमेंट जो ये करते हैं एम्प्लॉयज़, वो भी नीचे गिर जाएगी बहुत बुरी तरीके से। बड़े अगर पूरे भारत के पैमाने पर देखो, क्योंकि ये सैलरी स्ट्रक्चर पूरे भारत के पैमाने पर लागू होगा, तो वैसे ही पूरी इकॉनमी को झटके मिले हुए हैं, काफ़ी झटके मिल चुके हैं। तो यहाँ पर एक और झटका जो है मिल जाएगा आने वाले समय में, कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर स्क्वीज होता है, कम होता है, तो इकोनॉमिक रिवाइवल जो है ना वो भी टफ हो जाएगा। जैसे अभी हम -7.5% के आसपास हैं, तो अगला जो नेक्स्ट जो जीडीपी का डाटा आएगा वो भी इसी के आसपास ही रहने वाला है फिर। तो यहाँ पर जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जहाँ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, तो यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा, यहाँ पर कोई पैसा ही नहीं लगाएगा। और जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर जो नुकसान आने वाले समय में देखा जा सकता है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होती है, यही यहाँ पर इसको टैकल करके चलती है कि कितने जो यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो इसके तहत रजिस्टर्ड है। तो इसके हिसाब से भी ये कई बार डाटा देते हैं कि बेरोजगारी कितनी है, ओके, कितने बंदे एम्प्लॉयड हैं। तो जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो तब यहाँ पर ईपीएफओ के अकाउंट काफ़ी बने थे, क्योंकि काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स ने अपनी ब्लैक मनी को ना अपने एम्प्लॉयज़ के फंड में, जिनका अकाउंट नहीं भी बना था उनका अकाउंट खुद से बनवाया और उसके अकाउंट में पैसे डालने शुरू कर दिए, क्योंकि वो ब्लैक मनी थी। तो यहाँ पर बाद में जब ये डाटा ईपीएफओ के नंबर काफ़ी बढ़ने शुरू हो गए, तो सरकार ने बोला देखो जो टैक्स पेयर्स हैं, ओके, तो यहाँ पर जो असल मायने में जो यहाँ पर नौकरी लोग कर रहे हैं, तो उनकी गिनती देखो कितनी बढ़ चुकी है। तो एक्चुअल में कहानी कुछ और थी, सरकार कुछ और बता रही थी। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर बात करें ईपीएफओ के पास, तो वैसे इसके पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पर पैसा डालते रहते हैं, तो इसके पास इकट्ठा हो चुका है पैसा। तो ये भी यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आने वाले समय में इन्वेस्ट कर सकती है, तो इससे यहाँ पर ये भी रेवेन्यू कमा सकती है आने वाले समय में। तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, लोगों की सेविंग के ऊपर जो उसको पैसे को यूज़ करके आगे जो है पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो उससे भी यहाँ पर जो है काम चला रही है अपना। तो लेकिन यहाँ पर यही बात कर रहे हैं, तो आप सरकार तो काम चला लेगी उन्हीं एम्प्लॉयज़ के पैसे से, जो सेविंग बढ़कर आएगी उनके पास, उसको आगे यूटिलाइज कर देंगे, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर सरकार भी यहाँ पर रेवेन्यू कमा लेगी, लेकिन जो आम इंसान है, आम एम्प्लॉई, उसको भी तो छोड़ दो कि वो भी इन्वेस्टमेंट जो उसके पास सेविंग आती है उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर सके, ओके। तो यहाँ पर इसी मुद्दे के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो आम लोग हैं, जो उनकी सेविंग्स हैं, उनको भी आप जो है मौका दो कि यहाँ पर वो आगे बढ़कर काम करें। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी सेविंग को, जो एडिशनल उनके हाथ में रहनी थी वो भी आपने खींच के ईपीएफओ में डाल दी है, तो उससे यहाँ पर नुकसान ही होगा। तो जो वो अगर हाथ में इनकम रहती तो वो अपने हिसाब से उनको इन्वेस्ट करते, जहाँ कहीं पर भी अगर किसी रिटर्न के हिसाब से भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना होता तो यहाँ पर उनको अच्छा रेट मिल जाता। तो यहाँ पर ओवरऑल यही बात की जा रही है ईपीएफओ के बारे में, जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में, कि इसको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा यहाँ पर चलता आ रहा है उसको वैसे ही आप चलने दें। तो यही था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे लगे हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।